सुबह सुबह कविता का फोन आया। उसका नंबर मोबाइल पर देखकर जमुना जी बड़ी खुश हो गई। उन्होंने फटाफट अपनी बेटी का फोन उठाया। फोन उठाते ही कविता ने माँ का हालचाल पूछने की जगह शिकायत शुरू कर दी। माँ, ये कैसी साड़ी भेजी थी आपने मेरे लिए? इतनी हल्की फुल्की सी सस्ती सी साड़ी कौन भेजता है? मुझे तो आपका गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। पता है, मेरी जेठानी भी हंस रही थी कि तुम्हारे मायके में तुम्हारी यही औकात है क्या? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सब सुनकर। इससे अच्छा तो आप गिफ्ट ना ही भेजती तो ही अच्छा था। बेवजह मेरे ससुराल में मेरी हंसी करा दी। ये सब सुनकर जमुना जी ने बड़े आश्चर्य से कहा, हल्की साड़ी? हल्की साड़ी कहाँ भेजी थी? कितनी सुंदर हरे रंग की बंधेज साड़ी तो खरीदी थी तेरे लिए। मैंने खुद जाकर खरीदी थी तेरे लिए। पूरे 2,000 रुपये की थी। हरा रंग तो तुझे बहुत पसंद है। तुझे तेरा पसंदीदा कलर ही पसंद नहीं आया। जमुना जी चिढ़ते हुए बोली, कौन सी बंदेज की साड़ी? होश पे तो हैं आप माँ। इसमें तो कोई लाल रंग की साड़ी रखी हुई थी, बिल्कुल हल्की फुल्की सी और सस्ती सी। देखकर ही लग रहा था कि 400 रुपये की होगी। कविता ने कहा। कविता की बात सुनकर जमुना जी का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। उसी समय अपना फोन एक तरफ पटक कर वो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे के बाहर आई और लगभग चिल्लाते हुए ही बोली, राघव, राघव जरा बाहर आओ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। राघव, जो अपने कमरे में सो रहा था, अपनी आंखों को मलता हुआ बाहर आया। उसके साथ साथ उसकी पत्नी वैशाली, जो रसोई में थी, वह भी बाहर आई। क्या बात है माँ? क्यों चिल्ला रही हो? ऐसा क्या हो गया जो इतना गुस्से में हो? राघव ने अपनी आंखों को मलते हुए सवाल किया। गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? एक काम ठीक से नहीं करते हो। कल कविता के ससुराल गए थे ना तुम? हाँ, तो आप ही ने तो भेजा था उसके ससुराल, ये कहकर कि उसका जन्मदिन है तो गिफ्ट दे आना जो आपने उसके लिए खरीदा था। राघव जमुना जी से बोला, हाँ, मैंने ही भेजा था और यही सबसे बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैं तेरे साथ नहीं गई। तुझे अकेले ही भेज दिया गिफ्ट लेकर। कितना समझाकर भेजा था कि कोई गड़बड़ मत करना। तोते की तरह रटवाकर भेजा था तुझे वहां, पर तुमने कविता को उसकी जगह दियों का गिफ्ट दे दिया। जमुना जी अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, तो क्या करता? मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सा किसका गिफ्ट था, इसलिए दे दिया। फोन भी लगाया था आपको, लेकिन आप तो मंदिर में थी। मुझसे बात करने का समय था आपके पास, इसलिए जैसा मुझे समझ में आया वैसा मैंने दे दिया। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? राघव बेफिक्री से बोला, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुमने मेरी बेटी को और अपनी साली को एक जैसा ही समझ लिया है क्या? जो अपनी साली का गिफ्ट मेरी बेटी को देकर आ गए और मेरी बेटी का गिफ्ट अपनी साली को। जमुना जी गुस्से में बोली, अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? दोनों के लिए एक जैसा ही तो गिफ्ट लाए थे। एक जैसे साड़ियां ही तो थीं। आप जाकर खुद लाई थी ना मेरे साथ। राघव सोफे पर पसरते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं मेरी बेटी को ऐसी काम वालों जैसी साड़ी देती क्या? बिल्कुल गई भी थी, हल्की फुल्की सी साड़ी, जो जमुना जी ने गुस्से गुस्से में बोल तो दिया। फिर अचानक से उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो बोलते बोलते ही एकदम से चुप हो गई। पर वहां एकदम खामोशी सी छा गई। राघव और वैशाली दोनों जमुना जी को हैरानी से देखने लगे। एक मिनट माँ, आप कहना क्या चाहती हो? क्या दोनों में गिफ्ट एक जैसे नहीं थे? अचानक राघव ने खड़े होते और चौंकते हुए कहा, नहीं, वो मैं वो। दरअसल जमुना जी कुछ कह ही नहीं पाई। आखिर अब पोल खुल रही थी। राघव और वैशाली को समझते देर नहीं लगी कि जमुना जी ने क्या हरकत की है। दरअसल हुआ यूं कि वैशाली की बहन रतु और ननद कविता का जन्मदिन एक ही दिन होता था। दोनों शादीशुदा थीं और दोनों के ससुराल भी एक ही शहर में था। कल वैशाली की तबीयत खराब थी, इसलिए वो जा नहीं पाई, तो राघव जमुना जी को लेकर शॉपिंग पर चला गया। कुछ काम में बिजी होने के कारण राघव तो बाहर ही खड़ा हो गया और जमुना जी अंदर साड़ियां लेने चली गई। जब वह शॉपिंग करके बाहर आई तो आते ही कार में बैठ गई। तब भी राघव ने पूछा था, माँ, दोनों की साड़ियां एक जैसी लाई हो ना? अरे तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है तो तू ही आ जाता मेरे साथ अंदर। मेरे लिए जैसे मेरी कविता है वैसे ही आरतू है। जमुना हल्की सी नाराजगी जताते हुए बोली, नहीं माँ, बात वो नहीं है। आज वैशाली की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ही गिफ्ट देने जाऊंगा। आप भी साथ नहीं चल रही हो तो कम से कम गिफ्ट तो अच्छे होने चाहिए। और वैसे भी मेरी बहन हो या मेरी पत्नी की बहन है तो दोनों ही मेरे लिए एक समान। राघव ने कहा, ले, तू भी देख ले,
कितनी अच्छी साड़ी खरीद कर लाई हूँ। ऐसे वैसे कपड़े दूंगी क्या मैं अपनी बेटियों को? कहते हुए जमुना जी ने बैग में से एक साड़ी निकालकर दिखाई। उस समय तो जमुना जी ने राघव को कविता की साड़ी निकालकर दिखा दी और कह दिया कि रीतू की साड़ी भी ऐसी ही है, जबकि रीतू की साड़ी बिल्कुल हल्की फुल्की सी थी। घर आई तो वैशाली को भी कविता की ही साड़ी निकालकर दिखा दी और कहा, बहू दी की साड़ी भी ऐसी ही है। दोनों की बिल्कुल एक जैसी, बस रंगों का फर्क है। अब फटाफट से चाय बना दे ताकि मैं उन्हें पैक करके दे दूं, नहीं तो राघव को जाने में देर हो जाएगी। उसे भी तो 2 जगह जाना है और दोनों जगह शहर के दोनों अलग कोने हैं। वैशाली और राघव दोनों विश्वास ही विश्वास में रह गए। साड़ी की पैकिंग तो पहले से ही थी। जमुना जी ने उन पर शगुन के पैसे रखे। अर्थू की साड़ी पर जहां 100 रुपये रखे, वहीं कविता की साड़ी पर 1000 रुपये। जब तक वैशाली चाय लेकर आई, तब तक साड़ी पैकिंग हो चुकी थी। उन्होंने 2 अलग अलग कलर के बैग में साड़ियों को रख दिया। उसके बाद राघव को दोनों बैग देते हुए कहा, बेटा, ये लाल वाला बैग रीतू को दे देना और यह पीला वाला बैग कविता को। अरे माँ, फिक्र मत करो, अगर इधर उधर हो भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों में एक जैसे गिफ्ट ही तो हैं। राघव ने कहा, अरे बेटा, वो बात नहीं है। दरअसल रीतू को लाल रंग पसंद है और हमारी कविता को हरा रंग, इसलिए साड़ियों का रंग उनके हिसाब से रखा है ना, बाकी तो कोई भी खास फर्क नहीं है। जमुना जी उसे समझाते हुए बोली, ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा। कहते हुए राघव चाय पीने लगा। जमुना जी ने जाने से पहले ये बात कई बार दोहराई और राघव ने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि वह बैग इधर उधर नहीं करेगा। तब जमुना जी भी निश्चिंत हो गई। पर फिर भी राघव ने गड़बड़ कर ही दी। वहां जाकर उसे यह याद नहीं रहा कि कौन सा कलर का बैग किसके लिए था। उसने जमुना जी को फोन लगाया, लेकिन वह उस समय मंदिर में थी, इसलिए राघव ने यह सोचकर अपने हिसाब से गिफ्ट दे दिया कि दोनों में एक जैसी ही तो गिफ्ट है, और ये गड़बड़ हो गई। तभी राघव बोला, माँ, आप इस तरह की हरकत करोगी, मुझे यह उम्मीद नहीं थी। आखिर आरतू और कविता दोनों एक जैसी ही तो है, आपने दोनों में इतना फर्क किया। वैशाली तो कभी भी कविता और रतु में फर्क नहीं करती। रीतू उसकी छोटी बहन है, उसी के बराबर कविता को भी प्यार देती है। और आप जमुना जी नजरें झुकाए सुन रही थीं। गलती उन्हीं की थी। वैशाली ने तो कुछ भी नहीं कहा, बस हैरानी से जमुना जी की तरफ देख रही थी। मुझे लगा मेरे बेटे का बेवजह खर्चा हो जाएगा। आखिर बहू की बहन के लिए इतना खर्चा क्यों करना? इसलिए जमुना जी धीरे से बोली, माँ, मैं इस घर में अकेला नहीं कमाता हूँ। वैशाली भी जॉब करती है और वह भी इस घर में खर्चा करती है। जैसे आपके मन में यह बात आई, वैसे ही वैशाली के मन में भी यह बात आ सकती है। वैशाली भी मुझे रोक सकती है, लेकिन उसने अपनी ननद और अपनी बहन दोनों को हमेशा एक समान समझा है और एक समान व्यवहार और प्यार दिया है। उसने कभी दोनों में रत्ती भर का भेदभाव नहीं किया। और आप माँ, अगर यही हरकत वैशाली ने किया होता, वो कविता को हल्की सी सस्ती सी साड़ी खरीद कर दी होती और अपनी बहन रीदो को अच्छी और महंगी साड़ी दी होती, तो फिर आपको या कविता को कैसा लगता? बताइए माँ, क्या आपको अच्छा लगता? आपको क्या, यह हरकत किसी को भी अच्छा नहीं लगता। फिर आपने आखिर ऐसा कर कैसे लिया? कविता को तो हम आए गए हर तीज त्योहार पर देते ही रहते हैं और वैशाली खुशी खुशी सब देने के लिए तैयार रहती है, कभी किसी चीज के लिए रोकते टोकती नहीं है। जबकि आरतू को तो हम सिर्फ जन्मदिन या कोई उसके घर में फंक्शन है तभी देते हैं। सिर्फ जन्मदिन का तोहफा ही दोनों को बराबर है। उसमें भी आपको समस्या है। आपको एहसास भी है कि आपकी एक गलती कविता के लिए कितनी भारी पड़ सकती है। कहीं यही बात आपकी बहू के मन में आ गई तो क्या कविता के लिए कभी मायका वैसा रह पाएगा जैसा अब भी है? और सबसे बड़ी बात, क्या कभी हम आप पर विश्वास कर पाएंगे? मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। जमुना जी ने अपनी गलती की माफी मांग ली और दोनों ने जमुना जी को माफ भी कर दिया। पर इतना तो था कि अब जमुना जी विश्वास खो चुकी थी और विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा लौटकर नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।